ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिज्म का अपवर्तन देख लीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। प्रिज्म का अपवर्तन हमको पढ़ना है। प्रिज्म का अपवर्तन जब हम पढ़ेंगे, जैसे ही इसमें कई कंडीशन आता है, तो मैं इसको समझा दे रहा हूं। जो लोग कल नहीं आए थे परसों, उन लोगों के लिए भी काम हो जाएगा। इधर देख लीजिए क्या लिखते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखते हैं माना ए बी सी, देख लीजिए इधर ध्यान दो। ये ए है और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। आपने लिखा इधर देखिए, इधर सभी लोग ध्यान, इधर ध्यान। माना ए बी सी, बात ना करो इधर, कौन बात कर रहा है जी, बात ना कीजिए, अच्छी बात नहीं है। बार बार मुझे एक ही बात कहना पड़े, वो 12 के बच्चों को, तो कितने अच्छी बात है। क्या लिखेंगे इसमें, माना ए बी सी, ये क्या है, मुख्य परिच्छेद है। लिख सकते हैं आप इसको। देखिए मैं लिखावट का तरीका बता दे रहा हूं, बस आप इसको देख लो। फिगर जो लड़का अच्छे से देख लिया, उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको मैं एक बार और इसलिए बता रहा हूं कि इस पे आधारित हमको आगे बढ़ाना है। जो अगला हेडिंग होगा वो इसी पे आधारित होगा, इसलिए पहले इसको जानना एक बार और जरूरी हो। जो लोग परसों नहीं आए थे उनके लिए उचित रहेगा। इधर देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, माना ए बी सी, ये क्या है, मुख्य परिच्छेद है, जिसमें ए बी एक पृष्ठ है और ए सी दूसरा पृष्ठ है। कह सकते हैं कि नहीं, बताइए जी। देखिए जी, ए बी एक पृष्ठ है और दूसरा ए सी क्या है, एक पृष्ठ है। इतना बात आप इस फिगर को देख के लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे कि माना एक वर्णी प्रकाश की किरण, ये कैसी किरण है, एक वर्णी प्रकाश की किरण पी क्यू, कौन है बाबू, पी क्यू, प्रकाश के पृष्ठ, ये प्रिज्म जो मुख्य परिच्छेद है, मुख्य परिच्छेद के ए बी पृष्ठ पर आपतित होती है। आपतित होने के पश्चात देखिए, आपको पता है जब आपतित होगी तो पक्का है यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा। क्या बनेगा बाबू, ये कितने डिग्री पे बनता है, 90 डिग्री। ये बनता है 90 डिग्री पे। कभी भी जो अभिलंब खींचा जाता है, अभिलंब कितने डिग्री पे खींचा जाएगा, 90 डिग्री पे। तो इसको हम नाम दे देंगे एम क्यू ओ। यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, ओ देते, ठीक है। अभी देखिए, अब ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक के जाती है। ये जो प्रकाश की किरणें है, ये अभिलंब की ओर क्या होके जाएगी, झुक के जाएगी। तो झुक के जाएगी तो इस पृष्ठ पे जाके टकराएगी। देखिएगा, इस पृष्ठ पे जैसे टकराई, यहाँ भी एक नॉर्मल बनता है। क्या बनता है बाबू, यहाँ भी एक नॉर्मल बनता है। देख लीजिएगा, यहाँ भी एक नॉर्मल बनता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक नॉर्मल बनता है और ये क्या कहलाता है, इसका नाम क्या कहलाता है, एन। ये देखिए पी क्यू, ये क्या है, आर है ना, पी क्यू, इसको इसका नाम मैंने दे दिया आर। तो पी क्यू और आर हो गया और यहाँ पे एक नॉर्मल बन गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि अभिलंब जैसे बाहर निकलती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट के जाती है और ये ऐसे दिशा में आ जाती है, किस, आर और एस दिशा में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विचलन कोण यहीं पे मिला था हमको। इधर ध्यान दीजिए, इधर आइए, आप इधर आइएगा, उठ के, वही सत्यम इधर आओ, इधर आगे आ जाओ, आगे जाओ बाबू। अरे दहिया तोड़ देंगे हम तुरंत, है ना। देखो, हाँ इधर देखो, बात नहीं, अब बतियाना मत, ठीक है। इधर देखो, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देख लीजिए। माना ए बी सी एक मुख्य परिच्छेद है, एक वर्णी प्रकाश की किरण पी क्यू मुख्य परिच्छेद के ए बी पृष्ठ पर आपतित होती है और टकराने के पश्चात अभिलंब से झुक के क्यू आर दिशा में चली जाती है तथा दूसरे पृष्ठ एसी से टकराती है और यहाँ पर एक अभिलंब मिलता है, इसको एन आर ओ, ठीक है। और अभिलंब से दूर हटती हुई आर एस दिशा में चली जाती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस एक क्या है, प्रकाशीय पथ। इतना बात लिख सकते हैं आप, पी क्यू आर एस क्या है, प्रकाशीय पथ है। अब इसमें हम विचलन की स्थिति ज्ञात करते हैं। विचलन मतलब कितना पे विचलित हुआ है। आपको पता है प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके क्या कहते हैं, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना पथ क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। पथ विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ भी वही घटना हो रहा है, अपवर्तन का ही घटना है। तो ये विचलन कहाँ हो रहा है और विचलन की स्थिति क्या, वो स्थिति ज्ञात करने के लिए हमने आगे क्या लिखना, आगे क्या लिखना है, इतना फिगर के बाद इतना तो आप लिख लेंगे। आप उसके बाद लिखेंगे PQ को आगे बढ़ाने पर, PQ कहाँ बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर। अब ये PQ को आप Q कुछ भी नाम दे दीजिए, यहाँ पे T देते हैं, ठीक है। तथा S और R को कहाँ बढ़ाने पर, पीछे बढ़ाने पर। नहीं, इसको पीछे बढ़ा रहे, चूंकि ये तो आगे इधर जा रहा है ना, ये ऐसे था तो ये आगे जाएगा और ये ऐसे जा रहा तो इसके इधर होगा, पीछे ना, तो पीछे बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु देखिए, एक बिंदु पे कटते हैं, इसको हम देते हैं U, इसका नाम क्या देते हैं, U। और यहाँ जो एंगल बनता है ना बाबू,
इसी एंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे विचलन कोण, यानी क्या बनता है, हमको डेल्टा मिलता है, और यही डेल्टा हमारा क्या है, विचलन कोण है। अर्थात हम लिख सकते हैं, देखिएगा टी यू आर, यही हमारा क्या है, विचलन कोण है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब विचलन कोण प्राप्त करने के लिए ये पूछा भी जाता है पेपर में। अब इसके आगे जो हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं, उस हेडिंग को पढ़ाने के लिए मुझे एक बार फिर से बताना था। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इसमें जो कंडीशन बता रहा हूं उस पर पूरा ध्यान रहे। देखिए, आपको पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है, बताइए। आपतन कोण बनता है आई, ठीक है। और यहाँ पे अभिलंब और परावर्ती यानी अपवर्तित किरण के बीच में कौन कोण बनता है, आर, यानी कि यहाँ पे आर बनेगा, ठीक है। यही आई और आर यहाँ पे देखिए, यही जाके यहाँ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको आर डैश से व्यक्त करेंगे, और यहाँ पे इसको हम आर आई डैश से व्यक्त करेंगे, ये आई डैश हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पे पूरा कहानी, आगे का जो हेडिंग है वो पूरा इसी पे डिपेंड है। तो एक बार लास्ट बार इसको आप समझ लीजिए कि कितना आप लिख देंगे। प्रकाश किसका अपवर्तन डालना है, हेडिंग जी। अगर जो प्रिज्म का अपवर्तन आपके पेपर में आ गया, आपको एक हेडिंग डालना है, प्रिज्म का अपवर्तन। क्या लिखना है, मैं पूरा पढ़ के सुना रहा हूं, लिख दीजिएगा। माना ए बी सी एक मुख्य परिच्छेद है, जिसके पृष्ठ ए बी तथा कौन है, ए सी है। अब मुख्य परिच्छेद के ए बी पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण, एक वर्णी प्रकाश की किरण पी क्यू आती है, और जब जैसे आपतित होती है वहां पे एम क्यू ओ अभिलंब बन जाता है, और अभिलंब से झुकती हुई क्यू आर दिशा में प्रकाश की किरण जाती है और दूसरे पृष्ठ से टकराती है। टकराने के बाद वहां भी एक एन आर ओ एक अभिलंब बनता है, और अभिलंब से दूर हटती हुई आर एस दिशा में चली जाती है। अर्थात पी क्यू आर एस एक प्रकाशीय पथ है। क्या है ये, प्रकाशीय पथ है। अब हमको यहाँ पे विचलन कोण मिला नहीं, इसलिए हम पैरा चेंज करके लिखेंगे कि पी क्यू को आगे बढ़ाने पर तथा एस आर को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों रेखाएं एक जगह पे काटती हैं, जहां पे हमको एक कोण मिलता है, उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। और कोण टी यू आर बराबर आपने लिख दिया विचलन कोण डेल्टा, और आपकी ये स्थिति फाइनल हो जाती है। तो जो लोग नहीं आए थे वो लोग को ये समझ में आ गया, तो एक हेडिंग डालिए, और हेडिंग डालना है, इसी फिगर को पुनः बनाना है। एक नोट कीजिए हेडिंग, आपको हेडिंग बोल रहा हूं जो, उसको नोट कीजिए। ये मैं लिखवा दिया था। हाँ, जो लोग नहीं आए थे कोई बात नहीं है, समझ में आ गया आपको। अब एक हेडिंग डालिए, नया हेडिंग, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण अपवर्तनांक तथा, हेडिंग होगा प्रिज्म कोण अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। हेडिंग लिख लीजिए, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। प्रिज्म कोण अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। उसमें भी पुनः एक कहानी, आपको फिर से फिगर बनाना, मैं पहले बोला हूं, तो आप लिखिए फिर से एक बार कि माना एबीसी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। माना एबीसी, माना एबीसी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। माना एबीसी प्रिज्म का क्या है, मुख्य परिच्छेद है। हो गया। बाकी आप फिगर के अनुसार, फिगर को आप पहले से ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो एक बार पुनः फिगर को बनाइए, और इस फिगर का जो स्थिति होता है मैं उसको आपके सामने बना के दिखा रहा हूं। पहले इस फिगर को नोट कीजिए, तुरंत सभी लोग फिगर बनाइए। बंद कर दिया, गर्म हो दे रहा है, खींच रहा है बाहर। चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, इसको फाइनली इसको नोट कीजिए जल्दी। फिगर को नोट कीजिए फटाक से।
इधर इधर ध्यान दीजिएगा। कितना समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला इधर देखिए, ये समझ में आ रहा है? सभी लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो संबंध हम लिखवाने वाले, देखिए हेडिंग क्या हमारा, अपवर्तन खत्म हो गया। हेडिंग था क्या था? हेडिंग बताइए। प्रिज्म में, प्रिज्म का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक लिखे हो ना जी, और न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन, ये हेडिंग है। वही प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण लिख लीजिए। चलिए, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम। इधर देखिए, हेडिंग क्या हमारा, इस हेडिंग पे आपको जो बोर्ड का एग्जाम पड़ेगा बहुत सारा न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा, और ये प्रूफ करने के लिए भी देता है। तो प्रूफ देखिए कितना आसान में बताने वाला, बस समझेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो लिखावट की भाषा है वो बहुत ज्यादा कम करने वाला हूं। तो बस आप देख लीजिए, टोटल फिगर पे ही काम होगा। मैंने बोला दो हेडिंग क्लियर हो गया। एक ही फिगर से कितना हेडिंग क्लियर होगा? 2। एक हेडिंग आपको मैं अभी बताया हूं तुरंत, और आपको मैंने लिखवा भी दिया है। अब इसका जो दूसरा कंडीशन, उसको हम देखेंगे ध्यान से। इधर देखिए, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में क्या बताना है? संबंध बताना है। अब हम सबसे पहले क्या करते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, यहाँ पे अगर जो इक्वेशन 1 की हम बात करें, थोड़ा सा चित्र देखने के बाद इधर देखिए, हमको एक कंडीशन मिला TUR। ये क्या मिला? TUR। तो जो TUR मिला है, देखिएगा, जो कोण TUR मिला है वो किसके बराबर है? तो थोड़ा सा हम त्रिभुज की बात करें। इधर देखिए, त्रिभुज की बात करते हैं, U, Q और R। सब लोग इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर फिगर में ही टोटल बात छुपा हुआ है। इधर देखिए, UQR। तो बाबू जो ये ट्रायंगल के साइड वाला जो भुजा होता है ना, ये जो कोण होता है, ये कभी भी इसके अंदर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, उनके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात कोण TUR जो बहिष्कोण होता है ना, बहिष्कोण जो होता है वो त्रिभुज के अंतःकोणों के, सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये बहिष्कोण है। अब इसका कोण जितना होगा और इसका कोण जितना होगा, ये दोनों कोण के योग के क्या होगा? बराबर होगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे कोण TUR इक्वल टू कोण, देखिएगा, UQR, UQR प्लस कोण URQ हो जाएगा, URQ हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहीं पे पूरा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इसका मान हम निकालेंगे कैसे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरा आपने एक नियम पढ़ा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण या आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरे बात पे पूरा ध्यान दीजिए। यहाँ ये पूरा आपको आई दिख रहा है क्या? और यहाँ तो अधवेन आर दिख रहा है, ये तो पूरा लेना चाहिए ना जी। इसके हिसाब से तो ये भी पूरा लेंगे तब ना इसके बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे यहाँ का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ का मान ज्ञात करने के लिए आप खुद बताइए क्या होगा। इस पूरे आई में से इस पूरे आर को घटाना पड़ेगा। समझिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार मैं बता रहा हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसका मान कितना है? 60 है, और इसका मान लीजिए कितना है? 50 है। तो इसका मान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 में से 50 को घटाना पड़ेगा, तो इसका 10 पता चल जाएगा ना जी। तो वही काम हम क्या करते हैं कि इसका मान लाने के लिए हमने, देखिए, घटाने का काम कैसे करेंगे? तो MQP, ठीक है, कोण MQP में से माइनस करेंगे। देखिए कितना को माइनस, इसको ना, यानी कितना को माइनस करना? RQO, कोण RQO, ठीक है, माइनस करेंगे। ये एक ब्रैकेट का काम हुआ। अभी प्लस आगे आता है, इस ब्रैकेट का काम करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, URQ का क्या मतलब है? URQ का मतलब ये छोटा वाला हाई वाला ज्ञात करना है। अब आप ईमानदारी से बताइए, भाई पूरा आई है तो ये भी पूरा तो बराबर होना चाहिए ना, लेकिन ये अधवे न बराबर है जी। तो आई डैश में से आर डैश क्या कर देंगे? घटा देंगे। अर्थात आई डैश को क्या कहते हैं? NRS कह सकते हैं, यानी कोण NRS, और माइनस करेंगे बाबू, क्या करेंगे? माइनस, ये घटाना ना, यानी QRO, ठीक है, कोण QRO माइनस कर देंगे। अब देखिए कंडीशन मिलेगा क्या हमको? इसको बाबू हम कहते हैं डेल्टा। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मान कितना मिला हमको? आई मिला ना,
माइनस इसका मान कितना मिला आर, ठीक, बहुत बढ़िया, प्लस थोड़ा ध्यान देना इसका मान कितना मिला हमको आई डैश, बहुत बढ़िया, आई डैश माइनस इसका मान कितना मिला आर डैश, बहुत अच्छा। इधर देखिए अब एक काम करते हैं बाबू, लेमडा इक्वल डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, यानी आर देखिए आर और आर आपस में आपको माइनस में दिख रहा है। एक काम कर लेते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम इक्वेशन बनाएंगे, अभी मैं इस फिगर को मिटा भी सकता हूँ क्योंकि फिगर का भी फिलहाल कोई काम है नहीं, जितना था उतना, थोड़ा सा और एक जगह काम पड़ेगा। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बताते हैं आपको, यहाँ ध्यान दीजिए, लेमडा डेल्टा इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा इक्वल टू क्या मिला बताइए, आई प्लस आई मिल जाएगा, आई और आई एक पास कर सकते हैं, आई प्लस आई डैश एक ब्रैकेट में माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस आर और माइनस आर है, इन दोनों में माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी आर प्लस आर डैश मिल जाएगा, इक्वेशन क्या मिल जाएगा 1। कोई दिक्कत है किसी को, ये इक्वेशन 1 मिल गया, इसको हमको भूल जाना थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये हमारा प्रिज्म कोण हो गया, न्यूनतम विचलन कोण हो गया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको बताइए, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब जिस चतुर्भुज को मैं देखूंगा उसको ध्यान से देखिए, इधर देखिएगा, नाम मैं रख रहा हूं, इधर देखिए ए क्यू ओ आर, ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360, राइट, तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। अब कंडीशन क्या है बच्चे, ध्यान देंगे थोड़ा, यहाँ पे हम लिखेंगे चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, देखिएगा चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, बच्चे ध्यान देंगे मैं क्या बोलने वाला हूं, कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ प्लस कोण आर बराबर कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जैसे ऐसे हुआ है, ये क्या अभिलंब डाला गया है ना, तो अभिलंब डाला जाता तो कोण कितने डिग्री का बनता है बच्चे 90 डिग्री का, यहाँ भी कोण कितने डिग्री का बना है 90 डिग्री का, अर्थात कोण Q का मान 90 हो गया और प्लस कोण R का मान कितना हो गया 90 हो गया, और ये कोण O रह गया, कोण A रह गया, बराबर कितना मिला तो 360 ही मिला। थोड़ा ध्यान देंगे, 90 90 कितना हो गया 180, कोण A प्लस कोण O बराबर 180, इधर प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 180, अर्थात कोण A प्लस कोण O बराबर कितना मिल गया 180, समीकरण कितना हो गया 2। कोई दिक्कत है किसी को, फिर से एक बार समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले बोला हूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ दिया जाता है, और ये टोटल बात मैं आपको देखिए, मैं बोला हूं ना कि यही कंडीशन है, ये थ्योरी और उसको प्रूफ किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था, ये बहिष्कोण है, और बहिष्कोण क्या होता है ट्रायंगल के अंतःकोणों के योग के सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये मैंने ऐसे बता दिया था, और इतना मैंने एक कंडीशन ला दिया, समीकरण 1 ला दिया, और यहाँ पे चतुर्भुज का मैंने काम किया है ए क्यू ओ आर में, तो आपको ए कोण ए प्लस कोण ओ बराबर 100 कितना मिला 80। अब इसको हटाइए, अब एक त्रिभुज का काम करते हैं। त्रिभुज आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा यू क्यू और कितना है आर, थोड़ा ध्यान दीजिए, फिगर का आप कोई काम है नहीं, यही लास्ट फिगर का काम मैं करने जा रहा हूं और इसका काम फाइनल हो जाएगा। हम लिखेंगे, आप ध्यान दीजिए, इधर देखिएगा एक बार क्या कर रहे हैं, तो त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, देखो ओ क्यू आर, तो त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या होगा, त्रिभुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो कोण यहां पे देख लीजिए, कोण ओ प्लस कोण आर प्लस कोण क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने ये पोजीशन लिया है ना जी, यही पोजीशन लिया है ना, तो इसका मान कितना है आर डैश, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्यों ना आर डैश लिख दूं, और इसका मान कितना है जी आर है, तो यहाँ पे क्यों ना आर लिख दूं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण कितना है 3 है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 और समीकरण 3, ये भी 180 और ये भी 180 है, तो जब इधर वाला जब दाहिना साइड बराबर है तो बायां साइड भी क्या होगा बराबर होगा, तो जब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को भी हम बराबर में रख के चेक करते, देखिएगा लिखेंगे समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर, देखिए तुलना करने तो क्या होगा, जब 180 डिग्री और 180 डिग्री बराबर है तो क्लियर बात है कि कोण ए प्लस कोण ओ बराबर क्या हो जाएगा
कोण ओ प्लस कोण आर डैश प्लस कोण आर, होगा कि नहीं होगा? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कोण ओ से कोण ओ क्या हो गया? कट गया। मिला क्या हमको बताइए? कोण आर प्लस कोण आर डैश बराबर में क्या मिला? कोण ए। ये हमको एक इक्वेशन मिला। मैं फिगर को मिटाने जा रहा हूं, ठीक है? फिगर को एक बार और आप देख लीजिए, फिगर का इतना ही काम था और मैं फिगर को मिटा रहा हूं। फिगर मिटा दिया। देखिए इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? इतना समझ में आ रहा है जी? ये भी एक इक्वेशन बन गया। कितना इक्वेशन बना? 4 बन गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट एक बात लिख रहा हूं। न्यूनतम देख लीजिए, न्यूनतम विचलन यानी कि विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या कंडीशन होता है सुन लीजिए। तो डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो जाता है, आई बराबर आई डैश हो जाता है और आर बराबर क्या हो जाता है? आर डैश हो जाता है। ये न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है। डेल्टा बराबर डेल्टा एम, आई बराबर आई डैश एम और आर बराबर क्या हो जाता है? आर डैश हो जाता है। ये आपको याद कर लेना, बीच का कंडीशन यही इस कहानी को पूरा मोड़ देगा। अब देखिएगा क्या करने वाले, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर देखिए। इतना समझ में आया ना आपको? इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। कोण आर किसके बराबर है बताइए? आर और आर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, यहां मान रखते हैं, लिखते हैं तब कोण आर है, कोण आर डैश है, तो कोण आर प्लस कोण आर बराबर कितना हो गया? ए। और देखिए आर और आर कितना हो गया? 2r बराबर क्या हो गया? ए। और आर बराबर क्या हो जाएगा? ए बटा 2। कोई दिक्कत है? आर का मान कितना आ गया बताइए? ए बटा 2 आ गया। कहां से आया? इसमें मान रखे हैं। किसका मान रखे हैं? तो देखिए आर किसके बराबर है? आर डैश के। तो इस आर डैश के जगह पे क्या रख दिया? आर रख दिया। और आर कितना हो गया? 2r। और आर इक्वल टू कितना मिल गया? ए बाई 2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? पुनः देखो इसी दोनों को हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है? तो चलिए समीकरण 1 में ले चलते हैं और रखते हैं वहां पे। तो चलिए वहां पे मान रख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं तब। देखिएगा मान समीकरण कहाँ? 1 में रखने पर। अब आओ जैसे समीकरण 1 में रखने चलोगे, डेल्टा के जगह पे डेल्टा एम लिखा जाएगा बराबर आई प्लस आई डैश के जगह पे आई प्लस आई डैश की जगह पे आई लिखा जाएगा, ठीक है? और माइनस आर प्लस आर डैश के जगह पे आर प्लस आर डैश के जगह पे क्या लिखाएगा? ए लिखाएगा। क्या लिखाएगा? ए लिखाएगा। अब देखिए आई और आई कितना हो गया? 2i हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, माइनस ए बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ए हो जाएगा, ठीक है? और ये कितना आई और आई कितना हो गया? 2i, अर्थात केवल आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा बताइए? इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए डायरेक्ट यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बटा क्या हो जाएगा? 2। ये हमको एक लास्ट फॉर्म देखिएगा, ये हो गया आपतन कोण का सूत्र और ये हो गया अपवर्तन कोण का सूत्र। अब हम करने क्या वाले, एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूं ये वाला स्थिति। देखिए जो फिगर का, इधर देखिए जो फिगर का कंडीशन था वो मैंने समझा के इतना प्राप्त किया था। इसके बाद मैं बोला हूं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, मतलब अगर जो एकदम कम से कम विचलन होगा, कम से कम विचलित होगा, उस कंडीशन में क्या किसके बराबर होता है? तो डेल्टा एम के इक्वल होगा, आई किसके बराबर होगा? आई डैश के बराबर, और आर किसके बराबर होगा? आर डैश के बराबर। इसके बाद देखिए क्या मैंने क्या लिखा, तब लिखा आर प्लस आर, यानी कि ये है, ये समीकरण था, कोण आर प्लस कोण आर डैश था, आर डैश के जगह पे क्या रख दिए? आर। तो आर और आर कितना हो गया? 2r, और आर का मान मिल गया कितना? a बाई 2। अब मैंने क्या किया, यही टोटल मान कहां ले जाकर रख दिया? समीकरण 1 में। ये समीकरण 1 मैंने प्रूव किया था फिगर के माध्यम से। यहाँ आई प्लस आई डैश की जगह पे आई और आई डैश की जगह पे आई रख दिया, तो 2i मिल गया। और आर प्लस आर डैश की जगह पे देखिएगा, आर प्लस आर डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं समीकरण से, तो ए लिख दिया। माइनस ए बराबर के किधर गया? इधर, तो क्या हो गया? प्लस ए हो गया। और डेल्टा एम प्लस ए बराबर कितना हो गया? 2i, और 2 जो है गुणा में है बराबर, उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। यानी आई का मान और आर का मान हमको मिल गया। अब हम इसके बाद देखिए लास्ट बात क्या लिख देते हैं, लास्ट बात हम लिख देते हैं, सुन लीजिए। अब हम एक नियम पढ़े, स्नेल का नियम, अपवर्तन में पढ़े थे, याद है? साइन आई बटा, पढ़े थे ना आप लोग? तो यहां लिख देते हैं स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के नियम से। देख लीजिएगा, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या हो जाए बच्चे? तो अपवर्तनांक का सूत्र था ना जी, अपवर्तनांक को किससे व्यक्त करते बताइए?
एन से आप या म्यू से कह सकते, चलिए एन से व्यक्त कर रहे हैं। एन बराबर क्या था बताइए, साइन आई बटा साइन आर था ना जी। तो इधर ध्यान दीजिएगा, एन इक्वल टू साइन आई के जगह पे क्या रख देंगे, डेल्टा एम प्लस ए बटा 2 बटा साइन आर के जगह पे क्या लिख देंगे, ए बटा 2। हो गया बाबू फाइनल। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना। देख लीजिए एन बराबर साइन आई बटा क्या हो गया, साइन आर। तो मैंने यहाँ आई और आर का मान निकाल लिया और यहाँ लाके पुट कर दिया। अब इस पे सुन लो, इस पे बहुत सारे सवाल पढ़ाए जाएंगे। अभी मैं इस पे एक सवाल पढ़ाता हूं, तो नोट कीजिए। अब यहाँ किसी से पूछा जाए यहाँ कौन कोण क्या है बताइए, डेल्टा एम क्या है बताइए, कौन सा कोण है ये, विचलन कोण है। ए क्या है बताइए, ना मार मारेंगे हम, मारो मारते हैं। ए प्रिज्म कोण है, क्या है, ए प्रिज्म कोण फिगर में आपको दिखाया गया था। तो ए प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम विचलन कोण है, और यन क्या है, अपवर्तनांक है। आपने हेडिंग क्या लिखा था, अपवर्तनांक विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण में संबंध, यानी डेल्टा एम ए और यन में संबंध, उसी संबंध का आपने सूत्र ज्ञात किया है। समझ में आ रहा है बात, नोट कीजिए, चलिए फाइनल कीजिए, जल्दी नोट करो। देखो प्रूफ ये बहुत बड़ा होता है। क्या हुआ, छोड़ दीजिए वीडियो से क्या लेना देना है, आपको क्या टेंशन है, जीबी भर रहा है, मेरा भर रहा है जीबी, छोड़ दीजिए। आपको मैंने बोला कि वीडियो बनेगा तो आप मत बोलिएगा, मैंने कभी ऐसा बोला तो बोलिए, कहाँ परेशानी बोलिए, हम बताएं फिर से आपको। मैं उसमें तो एक एक पॉइंट मैंने बताया, किताब में ऐसे नहीं दिया, मैंने एक एक पॉइंट बताया। मैं बार बार कहता हूं क्लास के सभी बच्चों को, वीडियो बन रहा है बनने दीजिए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए पूरा। इस हेडिंग में आपको लग रहा है कि लिखवाने वाला कुछ प्रोसेस है, तो है भी नहीं, यही है टोटल। इसी को भाषा में करके दे दिया है कि चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ये सब लिख के दे दिया। वो बात मैंने बोल के समझा दिया, ठीक है, और कोई बात नहीं बाबू। हाँ, फिगर का जितना काम था उतना काम मैंने किया, उसके बाद से आप प्रोसेस में चल सकते हैं। अब सोनपुर में नागमणि देखो, नागवे को देख लो, क्या दिक्कत है, ढूंढ लेना जाके, बीन लेके जाना, ढूंढ लेना जाके। नाग ढूंढने गया सोनपुर में, बेहुदा कहीं का, नाग ढूंढने जा रहा है। हाँ तो वहीं पे नागिन भी होगी पास में, देख लेना, और डस लेगी, बस समझ में आ जाएगा। इधर देखो, ध्यान दे, इधर देखो, ध्यान दो, इधर देखो, नाग ढूंढने जा रहा है, इधर देखिए, इधर देना है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्रिज्म कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं और विचलन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं पता होगा बाबू, नहीं बना पाइएगा। इधर देखिए, मैं पढ़ रहा हूं एक एक लाइन, उसको ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है इधर देखिए। समांतर प्रकाश पुंज किसी प्रिज्म के फलक पर आपतित होता है यदि, सुनो, यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, दे रहा है कि नहीं दे रहा बताइए, कह रहा है यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया बताइए, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण को किससे व्यक्त करते हैं जी, डेल्टा एम से। कितना दे रहा बच्चे, 30 अंश। कौन दिक्कत है किसी को, देखो जो बात दिया है उसको पहले लिखना पड़ेगा। तथा कर, तथा प्रिज्म का कोण कितना बाबू, 60 अंश। प्रिज्म का कोण को किससे व्यक्त करते हैं, ए से, बहुत बढ़िया, इसको दिया 60 अंश। अब देख लो जितने लोग, इधर देखो, प्रिज्म का न्यूनतम, कभी न्यूनतम विचलन कोण कहेगा डेल्टा एम से दर्शा देना, और प्रिज्म कोण कहेगा ए से दर्शा देना। कोई दिक्कत है किसी को। अब क्या पूछ रहा बताइए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लिख देंगे, तब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हमसे बाबू पूछ रहा है, इसको व्यक्त करते हैं म्यू से इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, न्यूमेरिकल बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी जो दिया रहता है उसको पहले नोट कर लिया जाता है। इसको पहले आप नोट कर लेंगे, इसको नोट करने के बाद सुन लीजिए, लिखेंगे फार्मूला क्या होता है, म्यू बराबर बताइए, मैंने वही अभी पढ़े थे आप, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन
a/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बच्चे ध्यान देंगे, जिससे मैं वैल्यू पूछूंगा बताएगा। म्यू का मान इधर देखिए, साइन डेल्टा एम की वैल्यू कितनी बताइए? कितना बाबू? 30। 30 प्लस और ए की वैल्यू 60 बटा में क्या हो गया 2 बटा यहाँ पे क्या हो गया? ए की वैल्यू कितनी है? 60 बटा में हो गया 2। आप यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा? म्यू इक्वल टू 30 60 कितना? 90 साइन 90 बटा 2 बटा यहाँ पे क्या मिला बाबू? साइन 30 अंश। मिला कि नहीं मिला? अब देखो ये कट गया कितनी बार में? 45। अब देखो मजा अब आने वाला है, साइन 45 और साइन 30। अब बताओ बच्चे साइन, हाँ सब लोग 10 पासे हो गए हैं, 12 में पढ़ रहे हैं तो 10 तो पासे हैं। साइन 45 का मान तो आपको, अब देखो ये नहीं कि बायोलॉजी वाले कहेंगे कि हम सर हम बायोलॉजी से पढ़ते हैं, ये सब बात नहीं। 10 में सभी लोग पढ़ के आए हैं, 10 में गुजरे हैं ना यहाँ से, तो रास्ता में मिला होगा साइन 45 क्या मिला था? 1 बटा, देख लो क्या वो विनीत खड़े हो? बिकी, विनीत हाँ क्या नाम है? बिकी नाम है, हाँ खड़े बिकी, हाँ क्या बता रहे? साइन 45 का मान बताओ। बहुत बढ़िया, 1/√2। और देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है बताइए? साइन 30 अंश का कब बैठ गए बाबू? अरे साइन 30 बता के बैठना था। 1 बटा, हाँ 1/2, चलो 1/2 ये मान लेते हैं। अब देखो इसका क्या हो जाएगा? 1/√2 म्यू का मान है ना, और गुड़ा में जब बदलते हैं ना बाबू, तो नीचे वाला कहाँ चला जाता है? ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, बटा 1 हो गया। और एक बात और है कि 2/√2 तो हो गया, लेकिन बटा में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो रूट हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी जितना देखो √2 से ऊपरों गुणा करेंगे, √2 से नीचों गुणा करेंगे, तो म्यू बराबर हो गया 2√2 ऊपर हो गया, इन दोनों का गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट से रूट 2, यानी म्यू का मान कितना आ गया? √2। और √2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1.4 1 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो म्यू का अपूर्णांक का मान आ गया 1.414। एक किसकी वैल्यू होती है? √2 की वैल्यू। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पे आधारित सवाल पूछे जाएंगे बाबू, मैं पहले बता दे रहा हूँ। चलो नोट कर लो, धड़ाक दे नोट करो, नोट करो जल्दी, नोट करो, फाइनल करो।